यही का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए आप ये ऑन द शो आज कौन सी बड़ी खबरों को शामिल किया गया है हमारे शो में। पहली खबर, मॉनसून कैसी दिख रही है। मॉनसून की वापसी, पूरे देश में मॉनसून आ गया, लेकिन ये वापसी कितनी अच्छी है ये समझेंगे। क्रेडिट कार्ड की लगी लत, क्रेडिट कार्ड से खर्च रिकॉर्ड तेजी से बढ़ा, क्या है इसके पीछे, कैसे इन आंकड़ों को समझेंगे जानेंगे। एफएसएसएआई के निशाने पर क्विक कॉमर्स कंपनियां, एफएसएसएआई के निशाने पर क्विक कॉमर्स कंपनियां क्यों आ गई, क्या मामला है ये समझेंगे। एनबीएफसी क्यों लौटा रहे अपना लाइसेंस। 9 एनबीएफसी ने रिजर्व बैंक को अपना लाइसेंस लौटा दिया, कारोबार नहीं करना चाहते हैं, क्यों जानेंगे। दिन की बड़ी खबर, हिंडनबर्ग के जवाब से नया खुलासा। हिंडनबर्ग ने कल जवाब दिया, कोटक बैंक ने सफाई दी, लेकिन इस बीच एक नया खुलासा हुआ, क्या है ये एक पूरी खबर दिन की बड़ी खबर में जानेंगे। और शेयर बाजार को क्यों लगे पंख, सेंसेक्स पहुंचा 80,000 के स्तर पर, क्या वजह है ये जानेंगे। मॉनसून देश के सभी हिस्सों में पहुंच चुका है। मॉनसून विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक मॉनसून देश के बाकी बचे हिस्सों में भी पहुंच गया है और इस बार समय से 6 दिन पहले मॉनसून ने पूरा देश कवर कर लिया है। सामान्य तौर पर 8 जुलाई को मॉनसून पूरे देश को कवर करता है। बीते 4-5 दिन में बरसात की स्थिति में सुधार हुआ, जिस वजह से जून के दौरान कमी हुई, बारिश की भी भरपाई हुई और पूरे देश में मॉनसून पहुंच भी गया। औसत बरसात की कमी सिर्फ 5% बची है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 2 जुलाई तक देश भर में औसतन 172.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य तौर पर 180.8 मिलीमीटर बारिश होती है। सर, ताज़ा अपडेट क्या है इस वापसी का। मानसून की रिकवरी तेज दिखाई दे रही है, लेकिन अब कुछ ट्रेंड्स बदलते दिख रहे हैं। एक तो मानसून का डेफिसिट जो दहाई के अंकों में था वो घटकर अब 9% से नीचे आ गया, 10% से नीचे 5% पर आ गया। चंडीगढ़ और झारखंड 2 ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी डेफिसिट दिख रहा है। झारखंड में करीब 50% का डेफिसिट है और चंडीगढ़ के आसपास के इलाके में 83% का डेफिसिट है वर्षा में। बाकी अधिकांश हिस्से में बाद में बारिश हो गई है और मानसून ने जुलाई की शुरुआत में पूरे देश के हिस्से को कवर कर लिया है। पर यहाँ 2 महत्वपूर्ण ट्रेंड हैं जो दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस नक्शे को देखें तो आपको अब दिखाई देगा कि अधिकांश हिस्से में नीली धाराएं, जो मानसून की नीली रेखाएं हैं, वो पहुंच चुकी हैं। पर इसमें 2 महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर दिख रहे हैं शुभम। एक तो ये कि मानसून में जुलाई में मानसून की बारिश जिससे शुरू हुई है उसमें बारिश की शुरुआत के साथ ही आ गई है, जो आमतौर पर भारतीय मानसून के बाद का फिनोमेना है, अगस्त और सितंबर में आता है। तो जिस बात का खतरा था, जिस पर हमने चर्चा मनी सेंट्रल में की थी कि इस बार मानसून खत्म होते होते ला नीना सक्रिय हो जाएगा और इस तरह की चेतावनी आई थी कि मानसून में ज़्यादा बारिश होने की संभावना है बाद के हिस्से में, मानसून के उत्तरार्ध में, जिससे कि बाढ़ का खतरा होगा। उस तरीके की तेज बारिश अब जुलाई में ही शुरू हो गई है। ये थोड़ी अप्रत्याशित है, बुआई की दृष्टि से भी, शहरों के ट्रैफिक की दृष्टि से भी और देश के कई सारे अलग अलग हिस्सों में भी जहां बारिश इस तरह से हुई है, कई तरीके की आपदाएं और फ्लैश फ्लड जैसी परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात यह कि अभी रिजर्वायर्स की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। जो ताज़े आंकड़े हमारे पास रिजर्वायर्स के आ रहे हैं जलाशयों के, जो कि खासतौर से मध्य भारत और दक्षिण भारत के लिए ज़रूरी हैं, वहाँ अभी वाटर की जो शॉर्टेजेस है वो करीब 16 से 16.5%, 17% तक दिख रही है। यानी बारिश के बाद भी रिजर्वायर्स में पर्याप्त पानी नहीं है, लेकिन खरीफ की सोइंग में बढ़ोतरी और तेज़ी दिख रही है। अक्टूबर 2023 से लेकर इस साल जून तक अकेले नोएडा में साइबर ठगों ने 56 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। 80% मामले इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से जुड़े हैं। पुलिस के मुताबिक साइबर ठग नोएडा में रहने वाले पढ़े लिखे लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप के जरिए इस ग्रुप में उनको जोड़कर शेयर बाजार में मोटी कमाई का लालच देकर ये ठगी की जा रही है। सर, किस तरह ये फंसाते हैं, क्या है पूरी मॉडस ऑपरेंडी। देखिए, ये समस्या, ये फ्रॉड या धोखाधड़ी अंततः आपके दरवाजे तक पहुंच गई। लगातार हम पिछले कई महीनों से मनी सेंट्रल में और मनी 9 पर इस तरीके के कार्यक्रमों के जरिए आपको बता रहे हैं कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का इस्तेमाल, टेलीग्राम का इस्तेमाल आपको गलत ढंग से शेयर निवेश करने के लिए किया जा रहा है। अभी तरीका यह है कि आपसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है। उस टेलीग्राम चैनल के जरिए आपको कुछ शेयर की टिप्स दी जाती हैं। कई जगह ब्रोकरेज आपको अपने अकाउंट से ट्रेड करने के लिए कहते हैं। कई जगह आपको उसको डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग और एफ&ओ ट्रेडिंग में भी प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें बड़े फ्रॉड इस तरीके के भी हो रहे हैं जिसमें कोर्सेज चलाए जाते हैं, ट्रेनिंग कोर्स चलाए जाते हैं, जिसमें आपको ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है कि आप ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करिए और उसके बाद पैसा देकर ट्रेडिंग करना सीखिए। क्योंकि नोएडा
नोएडा और एनसीआर और देश के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में लोग अब स्टॉक ट्रेडिंग में, निवेश में रुचि लेने लगे हैं। जानकारी तो नहीं है पर रुचि लेने लगे हैं, वो इनका सबसे आसान निशाना बनते हैं। और इसलिए और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और व्हाट्सएप की एक्सेस इस तरीके की है, लोग अधिकांश समय इन सोशल नेटवर्क्स पर बिताते हैं, इसलिए इन्हें आसानी से शिकार बनाया जाता है। 56 करोड़ रुपए केवल इस एरिया में लोगों ने गंवाए हैं, ये रिपोर्टेड है। इसके अलावा कितना नुकसान लोगों को और भी हुआ होगा या उन्होंने गंवाए होंगे जो लोगों की जानकारी में नहीं है। तो आपके लिए भी सलाह है, नसीहत है कि ये स्कैम भी आपके दरवाजे तक पहुंच गया है। बचने की कोशिश करिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर शेयर खरीदने की सलाह है, ट्रेनिंग करने की सलाह है, कोर्सेज की सलाह है, इन सबको बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, इनके दायरे में मत जाइए। देखिए अभी हाल में सेबी ने यह भी तय कर दिया है कि जो तमाम इन्फ्लुएंसर हैं उन्हें भी अब इंडस्ट्री किसी तरीके का सपोर्ट नहीं करेगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कायदे से समझकर, विश्वसनीय ढंग से, भरोसेमंद ढंग से, तैयारी के साथ बाजार में जाइए। देश में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बीते 3 वर्षों के दौरान देश में क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च में करीब 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान कुल क्रेडिट कार्ड का आंकड़ा 64% ही बढ़ा है। वित्त वर्ष 2020-21 के अंत तक क्रेडिट कार्ड से 6 करोड़ 20 लाख क्रेडिट कार्ड जारी हुए थे, जिसके जरिए करीब 6.30 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। 23-24 के अंत में कुल क्रेडिट कार्ड का आंकड़ा 10 करोड़ 18 लाख है, जबकि खर्च 18 लाख करोड़ को पार कर गया। सर कैसे समझिए इन आंकड़ों को? 18 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च हुआ है करीब जो क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस में क्रेडिट कार्ड नंबर्स के हिसाब से देखें, अगर टोटल जो क्रेडिट कार्ड जारी हुए थे उन्हें देखते हुए ये 3 गुना बढ़ा है। और क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग मई 2024 में, इस आंकड़े पर ध्यान देने की ज़रूरत है, 2,67,000 करोड़ रुपए की बकायदारी क्रेडिट कार्ड्स पर खड़ी हुई है, जो कि 2022 में 1,61,000 करोड़ रुपए थी, 1,61,512 करोड़ रुपए थी। इतना अमाउंट ड्यू है कस्टमर्स पर अगर वो इंटरेस्ट फ्री पीरियड में बैंक्स को अपना पैसा दे देते हैं। कल ही हमने आपको बताया था कि आरबीआई की रिपोर्ट बता रही है कि भारत में बैंकों के एनपीएज या डिफॉल्ट्स में सबसे बड़ी संख्या क्रेडिट कार्ड की, और ये आंकड़ा आपके सामने दिख रहा है। भारत में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बगैर उसका उपयोग और बगैर उसका पैसा चुकाने की व्यवस्था किए हुए कुछ इस तरीके की आदत से बढ़ रहा है, और इसमें छोटे कार्ड के एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, 50,000 1 लाख रुपए के एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, जिसमें डिफॉल्ट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बैंकों की चुनौती है कि बैंकों ने पिछले 1 साल 1.5 साल में क्रेडिट कार्ड को भारत में लोगों की खपत का प्रतीक मानकर तेजी से बढ़ाया, प्रोत्साहित किया। रोज क्रेडिट कार्ड देने के लिए फोन आए, लोगों के पास 5-5, 10-10 तक क्रेडिट कार्ड दिए गए, और अब ये वो सारी चुनौती बैंकों के सर पर डिफॉल्ट के तौर पर आ रही है, क्योंकि जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं उनकी आय और उनकी कमाई ऐसी नहीं है कि इनके बिल समय पर चुका सकें, और इसलिए बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे होंगे जो क्रेडिट कार्ड के डेट ट्रैप में चले गए हैं। एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल चुका रहे हैं, या उन्हें क्रेडिट कार्ड पर किस्तें बंधवानी पड़ रही हैं, जिस पर उनको बेहद भारी और महंगा ब्याज देना पड़ता है। हाल ही में पैक्ड फूड आइटम में गड़बड़ी सामने आने के बाद एफएसएसएआई ने प्रमुख क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के डार्क स्टोर पर सरप्राइज ऑडिट और जांच बढ़ाने का फैसला किया है। केवल वेयरहाउस ही नहीं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड के यहाँ भी सरप्राइज विजिट की जा रही है। सर निशाने पर क्यों है ये कंपनियां? एफएसएसआई ने क्विक कॉमर्स कंपनियों पर इस बात पर इसलिए छापेमारी शुरू की है कि क्विक कॉमर्स कंपनियां बहुत सारे ऐसे उत्पाद घरों तक पहुंचा रही हैं जिनकी क्वालिटी का इशू है, क्योंकि इनके डार्क स्टोर हैं, यानी इनके ओपन स्टोर्स नहीं होते, इनके भंडार हैं, जिन भंडारों से सामान लेकर जाती हैं, उसमें खासतौर से दूध से बने हुए उत्पाद, फूड प्रोडक्ट्स को लेकर समस्या आ रही है, और इस पर कई सारी शिकायतें हैं। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट भी लोगों को डिलीवर किए जा रहे हैं क्विक कॉमर्स के नाम पर, और इसलिए एफएसएसआई ने अपने नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत इन कंपनियों पर छापेमारी की है देश के अलग अलग हिस्सों में, और इसमें कई जगह पनीर, दूध, दही और इस तरीके के सामान पकड़े गए हैं जो वास्तव में खराब थे, एक्सपायरी डेट के थे, जो लोगों तक सप्लाई किए गए, आपूर्ति किए गए। आप भी ध्यान रखें, कोई कॉमर्स का इस्तेमाल अगर शहर में आप भी कर रहे हैं, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो जैसे, तो जो प्रोडक्ट आप पैक्ड प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं उसकी क्वालिटी का, उसकी एक्सपायरी का, उसकी पैकेजिंग को ज़रूर देख लें। और एफएसएसआई का यह मानना है कि जल्दबाजी में ये कंपनियां जल्दी सामान पहुंचाने की होड़ में क्वालिटी से समझौता कर रही हैं और ख़राब सामान भी पहुंचा रही हैं। सेबी के स्टॉक एक्सचेंज सहित सभी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के लिए यूनिफॉर्म फीस स्ट्रक्चर अनिवार्य बनाने के बाद जीरोधा के सह संस्थापक नितिन कामत ने कहा है कि इक्विटी डिलीवरी ट्रेड के लिए जीरो ब्रोकरेज को खत्म करना पड़ सकता है, या फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड के लिए फीस बढ़ानी पड़ सकती है। 2015 से जीरोधा इक्विटी डिलीवरी पर जीरो ब्रोकरेज ले रहा है, अब इस स्ट्रक्चर में बदलाव की संभावना दिख रही है। सर इस फैसले के बाद कैसे ब्रोकरेज इंडस्ट्री का भविष्य आप देख रहे हैं?
कल हमने आपको बताया था कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री इस फैसले के बाद उलझ गई है और अब दो तरीके के रुख इसमें दिखाई दे रहे हैं। जो ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म्स थी जीरोधा जैसी, जिनकी का यूएसपी ही यही था, जिनका सेलिंग प्रपोजिशन ही यही था कि वो जीरो ब्रोकरेज की सुविधा देते थे और लोगों को अधिक से अधिक ट्रेडिंग करने पर प्रोत्साहित करते थे। इस प्रोत्साहन की प्रक्रिया को बंद करना पड़ेगा। जीरोधा की तरफ से कहना है कि जो नया सर्कुलर है उसके बाद उनका जो जीरो ब्रोकरेज स्ट्रक्चर है वो हटाना पड़ेगा और F&O पर उन्हें चार्ज ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। दुविधा या शुभम यह है कि स्टॉक एक्सचेंजेस ब्रोकरेजेस को इस बात के लिए प्रोत्साहन देते हैं कि अगर वो ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो उनके चार्जेस कम कर दिए जाएंगे, खासतौर से डेरिवेटिव्स पर। सेबी रेगुलेटर बिल्कुल इसका विपरीत सोचता है। सेबी ये मानता है कि चार्जेस बढ़ाए जाएं F&O पे, जिससे लोग डिस्करेज हों और कम से कम F&O ट्रेडिंग में जाएं, डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जाएं। अब इस सर्कुलर के बाद स्टॉक एक्सचेंजेस और ब्रोकरेज के बीच में एक फर्क दिख रहा है। ब्रोकरेजेस को इस बात के लिए अभी तक प्रोत्साहित किया जा रहा था स्टॉक एक्सचेंजेस की तरफ से कि ट्रेडिंग बढ़ाई जाए, और सेबी नई व्यवस्था के तहत जो कर रहा है उसका ट्रेडिंग में कमी आएगी क्योंकि लोगों की फीस और चार्जेस बढ़ेंगे। लेकिन अब नई व्यवस्था में ब्रोकरेज के कमीशंस भी बदलेंगे। जीरोधा जैसी एजेंसियों को अपने जीरो ब्रोकरेज की व्यवस्था बंद करनी पड़ेगी और इससे ऑनलाइन ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में कमी आ सकती है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के मंच पर अमेरिका ने भारत से कहा है कि भारत में दूध, मछली और पोर्क आयात के लिए जरूरी की गई हेल्थ सर्टिफिकेट की वैधता को तब तक टाल दिया जाए जब तक दोनों पक्ष के बीच इस सर्टिफिकेट को लेकर सहमति ना बन जाए। हेल्थ सर्टिफिकेट को लेकर भारत की मांग WTO में ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूरोपियन यूनियन में भी चिंता जताई है। सर, क्यों चाहता है अमेरिका ये रियायत? भारत का ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन और यूएस के साथ इंपोर्ट को लेकर एक टकराव शुरू हो गया और ये महत्वपूर्ण टकराव है WTO में, जो आने वाले समय में थोड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है। मामला हुआ ये है कि भारत पोर्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी और फिश का इंपोर्ट करता है अमेरिका से। भारत ने अपने नए नियमों के तहत ये तय किया है कि इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर एक सर्टिफिकेट लगाई जानी चाहिए कि ये सारे उत्पाद ऐसी चीज़ों से सुरक्षित हैं जिससे बीमारियां फैलती हैं, जिनमें ट्यूबरकुलोसिस है, लिस्टीरियोसिस है, लीवर से संबंधित समस्याएं हैं, क्यू फीवर है। इस तरीके की समस्याओं का सर्टिफिकेट, ये ऐसी समस्याएं इनमें नहीं होंगी और ये साफ़ सुथरे उत्पाद हैं, इसकी एक सर्टिफिकेट इन उत्पादों पर लगाई जानी चाहिए। यानी अमेरिका से जो फिश, मिल्क और पोर्क आयात होगा उस पर ये इस तरीके की सर्टिफिकेट लगाई जाएगी। यही स्थिति यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया से होने वाले आयातों के लिए भी है। अमेरिका ने WTO में कहा है कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। भारत रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, यानी भारत अमेरिका के सामानों को अपने बाजार में आने से रोक रहा है। और ये दोहराव है क्योंकि अमेरिका इस तरीके की जांच पहले से ही करता है और उसके बाद इनके एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाती है, तो ये दोहरे तौर पर इस स्टिकर को लगाए जाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर भारत और अमेरिका के बीच में वार्ताएं चल रही हैं, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो रहा है। इन वार्ताओं तक भारत को इस प्रस्ताव पर या इस शर्त का अनुपालन या इसका क्रियान्वयन रोक देना चाहिए। अब भारत की तरफ से इसकी प्रतिक्रिया दी जानी है, लेकिन WTO में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं और बिगड़ रहे हैं। इसका एक और संकेत यहाँ से मिलता है। संयुक्त राष्ट्र की व्यापार संस्था अंकटाड का कहना है कि 2024 की पहली तिमाही के दौरान विदेश व्यापार के लिए भारत की निर्भरता चीन और यूरोपियन यूनियन पर बढ़ी है, जबकि सऊदी अरब पर निर्भरता में कमी आई है। यूरोपियन यूनियन पर निर्भरता में 1% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि चीन पर निर्भरता में 1.2% की बढ़ोतरी हुई है। सर, अमेरिका और चीन के बीच खराब होते व्यापारिक रिश्तों का असर है क्या ये भारत की निर्भरता चीन पर बढ़ना? ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अभी हाल फिलहाल में आप इन सुर्खियों से परिचित रहे होंगे, मनी सेंट्रल में आपको बताते रहे कि भारत में चीन से आने वाले सामानों की डंपिंग बढ़ी है, खासतौर से स्टील की डंपिंग बढ़ी है। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों के रिश्ते बिगड़े हैं। अमेरिका ने चीन से आने वाले आयातों पर इम्पोर्ट डंपिंग ड्यूटी लगाई है, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, यानी अपने बाजार को चीन के लिए बंद करना शुरू किया है। इस बीच भारत में चीन से इम्पोर्ट बढ़ गया है और अंकटाड की रिपोर्ट इस बात का संकेत देती है कि खासतौर से चीन से आने वाला आयात भारत के लिए बढ़ा है। चीन चूंकि अमेरिका के बाजार में अब थोड़ी मुश्किल महसूस कर रहा है, तो वो एशिया के आसपास के अन्य बाजारों को देख रहा है जिनमें भारत सबसे बड़ा बाजार हो सकता है, और अंकटाड की रिपोर्ट संकेत देती है कि इसलिए भारत की चीन पर निर्भरता बढ़ी है। इसको आप इस बात से भी जोड़कर देख सकते हैं कि नई सरकार आने के बाद भारत में चीनी कंपनियों के निवेश को लेकर भी उदारता दिखाई गई है। ये भी कहा जा रहा है कि चीनी कंपनियों के इंजीनियर्स को भारत में आने के लिए प्रायोरिटी के आधार पर, वरीयता के आधार पर वीज़ा दिए जाएंगे। तो भारत और चीन के कूटनीतिक रिश्ते एक तरफ हैं जिनको लेकर बहुत तरीके की चर्चाएं और आक्रामकताएं दिखाई देती हैं, पर व्यापारिक स्तर पर चीन और भारत की चीन पर निर्भरता में पिछले 7-8 सालों में PLI के बावजूद, आत्मनिर्भर भारत के बावजूद, मेक इन इंडिया होने के बाद भी कोई बड़ी कमी नहीं आई है।
रिजर्व बैंक ने कहा है कि 9 गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों यानी एनबीएफसी ने एनबीएफसी कारोबार को लेकर अपना लाइसेंस वापस लौटा दिया है। जिन कंपनियों ने लाइसेंस वापस लौटाया उसमें उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस भी शामिल है। सर, क्यों भविष्य अच्छा नहीं देख रही है एनबीएफसी कंपनियां? इसमें जोमेटो भी शामिल है। जोमेटो ने भी अपना लाइसेंस वापस किया है। एनबीएफसी की लेंडिंग या एनबीएफसी कंपनियां लाइसेंस लेने के लिए इसलिए आगे आ रही थी क्योंकि उनको कर्ज देने की प्रक्रिया में बेहतर बिजनेस दिखाई दे रहा था भविष्य में, और माना जा रहा था कि भारत में क्रेडिट की मांग बड़ी होने वाली है। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में जब से नए लाइसेंसेस की प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद एनबीएफसी को लेकर आरबीआई ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है, सख्ती बढ़ी है, ब्याज दरें ऊंची हुई हैं, खासतौर से डिजिटल लेंडिंग और क्रेडिट को लेकर आरबीआई ने अपने नियम सख्त किए हैं। और उसके बाद एनबीएफसी कंपनीज के लिए बाजार में कारोबार की संभावनाएं सीमित होती चली गई हैं। तो ये शैडो बैंकिंग का जो स्पेस है, जो एरिया आज से 7-8 साल पहले तक ये माना जा रहा था कि भारत में सबसे उभरता हुआ क्षेत्र होगा, वहां अब कंपनियों ने अपने आप को वापस करना शुरू कर दिया है। जब पहली बार हुआ है जब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज ने लाइसेंस लेने के बाद इस कारोबार से अपने को पीछे किया। ऐसा जोमेटो का कहना है कि वो लेंडिंग के बिजनेस में, कर्ज देने के बिजनेस में नहीं जाएगा और उसने अपना लाइसेंस वापस लौटा दिया है। इससे पहले ऐसी ही स्थिति हमने पेमेंट बैंक्स के मामले में देखी थी। पेमेंट बैंक्स आए थे, उनको लाइसेंस दिए गए थे, उसके बाद भी कई पेमेंट बैंक्स ने अपने लाइसेंस लौटा दिए थे। ऐसी परिस्थिति में अब एनबीएफसी बाजार में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के, शैडो बैंकिंग के बाजार में कुछ ही बड़ी कंपनियां बचेंगी जिनका बाजार में दबदबा रहेगा, क्योंकि नई कंपनियां बाजार में आने को तैयार नहीं है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। अदानी मामले पर हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से कोटक ग्रुप का नाम लिए जाने के बाद कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से सफाई आई है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च कभी भी कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड का क्लाइंट नहीं रहा और ना ही वह कोटक इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड का निवेशक रहा है। कोटक ग्रुप की तरफ से आई इस सफाई के बाद बुधवार को शेयर बाजार में कोटक महिंद्रा के बैंक के शेयरों में तेजी आई है। लेकिन ये मामला इतना सीधा नहीं है, दूसरी कंपनी का नाम भी आया है। अंशुमान जी से समझते हैं कि सर, जवाब के बाद ये मामला किस तरफ बढ़ता दिख रहा है? हमने कल आपको बताया था कि हिंडनबर्ग ने पलटवार किया है और उस पलटवार के साथ हिंडनबर्ग ने सेबी के लिए अब नई मुश्किल पैदा कर दी है और इसे गंभीरता से समझना जरूरी है। मामला पिछले साल तक अडानी समूह के कामकाज पर आधारित था। अडानी समूह में अपारदर्शिता के आरोप थे, विदेश से फंड लाने की बात थी, विदेशी निवेशकों का छद्म नाम से इस्तेमाल करने के आरोप थे। इन आरोपों पर सेबी की इंक्वायरी और जांच में कुछ नहीं निकला। सेबी ने अपनी जांच अभी जारी रखी हुई है। हिंडनबर्ग को जो सवाल जवाब किया गया उस पर हिंडनबर्ग ने जो 2 महत्वपूर्ण बातें कही, उसके बाद सेबी के लिए चुनौती बढ़ गई और ये मामला आगे बढ़ गया। हुआ ये कि हिंडनबर्ग ने कहा कि हाँ, उसने शॉर्ट सेलिंग की है क्योंकि वो शॉर्ट सेलर है, घोषित शॉर्ट सेलर है, इसलिए उसकी शॉर्ट सेलिंग से उसने जो कमाई की वो भी उसने बताई। इसके साथ उसने कहा कि अब एक इन्वेस्टर का इस्तेमाल किया गया जिसका नाम किंगडन है। किंगडन एक मॉरिशस बेस्ड एक अंतर्राष्ट्रीय एफआईआई है जिसका इस्तेमाल कोटक महिंद्रा बैंक की फाइनेंशियल सर्विसेज के जरिए शॉर्ट सेलिंग के लिए किया गया है। ये बात अभी तक, जब से हम अडानी हिंडनबर्ग का इशू देख रहे हैं पिछले साल से, अभी तक नहीं आई थी। ना तो इस इन्वेस्टर का नाम आया था और ना शॉर्ट सेलिंग के लिए कोटक का नाम आया था। कोटक समूह ने इस बात से इनकार किया कि उसका हिंडनबर्ग से कोई रिश्ता है, पर हिंडनबर्ग का ने जिस कंपनी का नाम लिया है इसे लेकर इसका इस्तेमाल हुआ है और कोटक ने इससे डील किया है, इसे लेकर अब जांच की नौबत आएगी। अब यहाँ से इस पूरे मामले में एक नया मामला खुलता है। अडानी तो किनारे हो जाते हैं, सेबी को अब इस मामले में कोटक की जांच करनी पड़ सकती है क्योंकि किंगडन जो कंपनी जिसने डील की थी या इंडिया में शॉर्ट सेलिंग की थी, वो उस कंपनी का नाम अब सामने आ गया है। तो इससे अब 2 बड़ी संभावनाएं बनती दिखती हैं शुभम। एक तो क्या सेबी उन सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी जांच करेगी जिन्होंने भारत में शॉर्ट सेलिंग की थी, क्योंकि जब किंगडन का नाम आया तो बाकी कंपनियों को पर भी जांच करनी होगी। दूसरी बात यह कि हिंडनबर्ग और किंगडन पर सेबी के पास कार्रवाई करने की कोई अथॉरिटी नहीं है क्योंकि दोनों कंपनियां विदेश में रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं, भारत में इनके कोई कारोबार नहीं है। इसलिए जांच का सारा ठीकरा या जांच की सारी कोशिश कोटक के तरफ से की जाएगी। सेबी ने इस पूरे मामले में सेबी को लग रहा था, यह माना जा रहा था कि पूरा मामला खबरों से विदा हो गया है, लेकिन हिंडनबर्ग के जवाब के बाद अब इसमें कई सारी नई परतें खुली हैं और ये परतें आने वाले समय में भी और ज़्यादा खुलकर सामने आएंगी। भारतीय शेयर बाजार एक बार फिर नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। बीएससी का सेंसेक्स पहली बार 80,000 के पार निकल गया। निफ्टी ने पहली बार 24,300 की ऊंचाई को पार किया। शेयर बाजार में घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार खरीदारी की वजह से बाजार में तेजी दिख रही है। सेंसेक्स और निफ्टी के अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी तेजी दिख रही है। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक इंडेक्स में सबसे ज़्यादा तेजी है। एफएमसीजी, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी बढ़त है। सिर्फ आईटी और ऑयल एंड गैस इंडेक्स ऐसा है जहां हल्का सा
दबाव है। सर, वापसी के कारण क्या है और कितनी लंबी तेजी दिख रही है? बाजार में वापसी 2-3 दिन के बाद हुई, पर आज की वापसी की सबसे बड़ी वजह एचडीएफसी बैंक था। एचडीएफसी बैंक जिसका सेंसेक्स में वेटेज भी सबसे ज़्यादा, और एचडीएफसी बैंक में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी में कमी आई, जिससे जो मोर्गन स्टैनले एमएससीआई इंडेक्स है उसमें एचडीएफसी की वेटेज बढ़ने की संभावना दिखाई दी। और इसके बाद बाजार में एचडीएफसी बैंक ने दरअसल इस पूरी तेजी को, इस रिकवरी को लीड किया, जिसमें आज शेयर बाजार नई ऊंचाई पर पहुंचा है। लेकिन अगर आप बाजार को करीब से देखें तो इंडेक्स चलाने वाले शेयरों में सबसे ज़्यादा तेजी है। कुछ खास चुनिंदा शेयर हैं जिन शेयरों में तेजी दिखाई दे रही है, और यही ट्रेंड हमें पिछले दिनों से दिख रहा है कि जब बाजार में कोई बड़ी रिकवरी आ रही है तो कुछ प्रमुख स्टॉक्स हैं जो स्टॉक्स इस तेजी को लीड कर रहे हैं और उसे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए बहुत सारे लोग आपको ये शिकायत करते मिल जाएंगे कि साहब बाजार तो बढ़ रहा है, उनके स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे हैं। और उसकी वजह ये कि तेजी कुछ स्टॉक्स तक सीमित हो गई है। और जब बाजार में, अगर आप इस बाजार में इंडेक्स को भीतर से जाके देखें तो बैंक निफ्टी को लीड करने वाले शेयरों ने ज़्यादा लीड किया है। लेकिन बैंकिंग में भी हमें सरकारी बैंकों में उतनी तेजी नहीं दिखाई दी जितनी कि निजी बैंकों में दिख रही है। तो बाजार तेजी की दृष्टि से सीमित आधार पर है, लेकिन अब एक बार जब बाजार में तेजी शुरू होती तो शॉर्ट कवरिंग निकलती है, और शॉर्ट कवरिंग के कारण बाजार में अन्य स्टॉक्स में भी तेजी दिखाई देती है। तो एचडीएफसी बड़ा लीडर है, बड़ा ट्रिगर था, जिसने बाजार में, हालांकि कोई बड़ी खबर ऐसी नहीं थी, अर्थव्यवस्था को लेकर बाजार को प्रोत्साहित करने वाली कोई बड़ी खबर नहीं थी, एचडीएफसी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो चेंज आया उसने बाजार को आगे बढ़ने का, यहाँ से तेज होने का मौका दिया। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। जून के दौरान देश में मनरेगा के तहत रोजगार की मांग में 22% से ज़्यादा की गिरावट आई है। जून के दौरान 3 करोड़ 42 लाख लोगों ने मनरेगा के तहत रोजगार की मांग की। जून के दौरान खरीफ खेती की शुरुआत हुई है, जिस वजह से खेती से जुड़े काम में रोजगार बढ़ा और मनरेगा के तहत रोजगार की डिमांड कम हुई। पेटीएम पेमेंट बैंक का ऑडिटर जैसे जेसी भल्ला एंड कंपनी के साथ विवाद चल रहा है। ऑडिटर ने कहा कि पीपीबीएल को वित्त वर्ष 23-24 के लिए अकाउंट्स के सर्टिफिकेशन के लिए पहले क्वालिफाई करना होगा। ऑडिटर्स का ये फैसला पेटीएम पेमेंट बैंक की बिजनेस वायबिलिटी को लेकर चिंता बढ़ाने वाला है। ऑडिटर पहले ये स्पष्ट करना चाहते हैं कंपनी चालू अवस्था में है भी या नहीं। आरबीआई के रेपो रेट स्थिर रखने के बाद भी एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया है। बढ़ती क्रेडिट मांग को पूरा करने के लिए बैंकों ने जमा आकर्षित करने के लिए एफडी पर ब्याज बढ़ाया है। बैंक अब सामान्य ग्राहकों को 3% से 7.20% तक की ब्याज दर दे रहे हैं। सीनियर सिटीजन को 3.5% से लेकर 7.75% का ब्याज मिल रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यात और आयात लेन देन से जुड़े नियमों को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस कदम का मकसद आयातकों और निर्यातकों को तेज और अधिक कुशल सेवा प्रदान करने के लिए बैंकों को सशक्त बनाना है। ड्राफ्ट नियमों के अनुसार निर्यातकों को वस्तुओं या सेवाओं के पूर्ण निर्यात मूल्य की एक राशि बताते हुए एक घोषणा पत्र देना होगा। सर, कोई टिप्पणी आपकी? भारत में पहली बार एक नए किस्म का विवाद शुरू हो रहा है, इसको करीब से देखने की जरूरत है। पेटीएम के भीतर पेटीएम के ऑडिटर्स और पेटीएम के मैनेजमेंट के बीच विवाद शुरू हुआ है। आमतौर पर हम भारत में सुनते रहे कि ऑडिटर और मैनेजमेंट एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और उसमें कई तरीके के आरोप लगते हैं। पेटीएम के ऑडिटर ने यह कहा है कि पेटीएम का कामकाज अब बंद होने के करीब है। कंपनी के ऊपर जो रेगुलेटरी कार्रवाई हुई है उसके बाद इसका बिजनेस आमतौर पर स्टैंड स्टिल हो गया है, कामकाज कुछ बढ़ नहीं रहा है, सारे काम बंद हो रहे हैं। इसलिए इसके भविष्य को लेकर जो संभावनाएं, उनकी परिस्थिति स्पष्ट होने तक इसके अकाउंट्स को क्लियर नहीं किया जा सकता। पेटीएम के मैनेजमेंट ने अपने ऑडिटर के इस सवाल पर की इस टिप्पणी पर या इस पर शिकायत की है और ये कहा है कि आरबीआई को इस मामले में इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि आरबीआई के रेगुलेटरी नेटवर्क के कारण ये परिस्थिति आई थी। मामला पहली बार ऐसा है जब ऑडिटर और प्रबंधन के बीच में गतिरोध दिखाई दे रहा है बिजनेस के भविष्य को लेकर, जो पेटीएम के शेयरधारकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। ऑडिटर्स का कहना है कि हम इस मामले में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कंपनी के कारोबार को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। ये घटनाक्रम थोड़ा आगे बढ़ेगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। यह था आज का मनी सेंट्रल। उम्मीद है पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा नए संस्करण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।